नमस्कार दोस्तों, आज हम उत्प्रेरक का वर्गीकरण कार्यविधि के आधार पर करेंगे। उत्प्रेरक का वर्गीकरण करण कार्यविधि विधि के आधार पर करेंगे। तो आज जो टॉपिक पढ़ेंगे ध्यान से देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। यूपी बोर्ड परीक्षाओं में या अन्य प्रकार के कंपटीशनों में बहुत बार या बार बार पूछी जाने वाली हेडिंग है। तो उत्प्रेरक का वर्गीकरण कार्यविधि के आधार पर तो देखिए, कार्यविधि के आधार पर उत्प्रेरक को 4 भागों में बांटा गया है। पहला है धनात्मक उत्प्रेरक। क्या है धनात्मक उत्प्रेरक। दूसरा है ऋणात्मक उत्प्रेरक। तीसरा है आपका स्व उत्प्रेरक या स्वतः उत्प्रेरक। और चौथा है हमारा प्रेरित उत्प्रेरक। तो आइए अब हम इनको विस्तार से समझते हैं। तो हमने क्या देखा? उत्प्रेरक का वर्गीकरण कार्यविधि के आधार पर उत्प्रेरक को 4 भागों में बांटा गया है। पहला धनात्मक उत्प्रेरक, ऋणात्मक उत्प्रेरक, स्व उत्प्रेरक और प्रेरित उत्प्रेरक। तो हम पहला अध्ययन करेंगे क्या? धनात्मक उत्प्रेरक उत्प्रेरक। देखिए, धनात्मक उत्प्रेरक वह उत्प्रेरक होता है जिसकी उपस्थिति में अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। धनात्मक उत्प्रेरक वह उत्प्रेरक होता है जिसकी उपस्थिति में अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है, उसे हम धनात्मक उत्प्रेरक कहते हैं। जैसे अब हम इसे देखते हैं, इसका उदाहरण यहाँ पर हम देखेंगे। Zn ये जिंक है, प्लस यहाँ पे हम करेंगे H2SO4, मतलब जिंक को हम अम्ल अर्थात H2SO4 से क्रिया कराएंगे। किसकी उपस्थिति में? कॉपर सल्फेट CuSO4। तो देखिए, जिंक को हमने H2SO4 के साथ क्रिया कराया, कॉपर सल्फेट अर्थात CuSO4 की उपस्थिति में, तब हुआ गया यहाँ पर ये बन गया ZnSO4 जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन बाहर निकल गया, तो इसे हम हाइड्रोजन कहते हैं। ये हमारा जिंक सल्फेट है। आप लोग लिखेंगे तो उत्पाद और अभिकारक के नाम भी लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप लिखेंगे जिंक, यहाँ पे लिखेंगे H2SO4 को सल्फ्यूरिक अम्ल, ये क्या है आपका? कॉपर सल्फेट, ये है जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस। इतना आपको दिखाना पड़ेगा। दूसरा उदाहरण हम देखते हैं। इसका दूसरा उदाहरण भी हम देखेंगे, जैसे 2H2 प्लस O2 किसकी उपस्थिति में? Pt की उपस्थिति में। तो जब हम हाइड्रोजन गैस को और ऑक्सीजन गैस को प्लेटिनम की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं तो जल बनने की, किसकी? H2O जल बनने की दर में क्या होती है? वृद्धि हो जाती है, अर्थात जल बहुत तेज़ी गति से बनने लगता है। तो यहाँ पर धनात्मक उत्प्रेरक का कार्य प्लेटिनम ने किया और पहले वाले रिएक्शन में धनात्मक उत्प्रेरक का कार्य CuSO4 ने किया। तो हमने इसको देखा। इसके अतिरिक्त 1-2 उदाहरण हम और देखते हैं। जैसे तीसरा उदाहरण N2 प्लस 3H2, ये आपका नाइट्रोजन गैस है, ये हाइड्रोजन गैस है। आपने क्रिया कराया किसकी उपस्थिति में? Fe की उपस्थिति में, मतलब आयरन की उपस्थिति में। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका हो जाएगा 2NH3, मतलब अमोनिया। तो नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस जब आपस में क्रिया करती है तो अमोनिया गैस बनता है, लेकिन
उसी अपक्रिया में यदि हम Fe या आयरन के चूर्ण को मिला दें तो इस अपक्रिया का वेग बढ़ जाता है। तो यहाँ पर Fe धनात्मक उत्प्रेरक का कार्य करता है। एक उदाहरण और देखते हैं इसका। चौथा उदाहरण हमारे पास है 2KClO3 MnO2 मैग्नीज ऑक्साइड का चूर्ण है। इसको हम क्रिया कराएंगे तो ये है पोटेशियम क्लोरेट, ये है मैग्नीज ऑक्साइड। जब क्रिया कराएंगे तो 2KCl बन जाएगा हमारा और यहाँ पर बनेगा 3O2। तो आप कहेंगे जब पोटेशियम क्लोरेट को गर्म करते हैं या क्रिया कराते हैं या तोड़ते हैं, वियोजन करते हैं तो पोटेशियम क्लोराइड बनता है और क्या होता है, ऑक्सीजन गैस बाहर निकल जाती है। इस अपक्रिया में यदि हम MnO2 मिला दें तो अपक्रिया का वेग कई गुना अधिक बढ़ जाता है। तो इसे हम धनात्मक उत्प्रेरक कहते हैं। आइए अब हम समझें दूसरा जो भाग दिया गया है। दूसरा भाग ऋणात्मक उत्प्रेरक। आप कहेंगे ऋणात्मक उत्प्रेरक वह उत्प्रेरक होता है, ध्यान से देखिए, ऋणात्मक उत्प्रेरक वह उत्प्रेरक होता है जिसकी उपस्थिति में अपक्रिया का वेग कम हो जाता है, जिसकी उपस्थिति में अपक्रिया का वेग घट जाता है। आप कहेंगे ऋणात्मक उत्प्रेरक वह उत्प्रेरक होता है जिसकी उपस्थिति में अपक्रिया का वेग घट जाता है, उसे हम ऋणात्मक उत्प्रेरक कहते हैं। जैसे यहाँ पर हम देखेंगे 2H2O2, ये क्या है आपका, इसे जब हम क्रिया कराएंगे मतलब ये लिक्विड रूप में है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो आप जब इसे क्रिया कराएंगे तो क्या होगा, यहाँ पर हमारा हो जाएगा किसकी उपस्थिति में, H3PO4 की उपस्थिति में, H3PO4 की उपस्थिति में हो जाएगा। तो ये बन जाएगा आपका 2H2O प्लस O2। अब देखिए जब हम इसको सामान्य रूप से गर्म कर रहे थे तो अपक्रिया नियत चाल से चल रही थी, निश्चित चाल से चल रही थी। लेकिन जैसे ही हमने इसमें क्या मिला दिया, H3PO4 को मिला दिया तो अपक्रिया का वेग घट गया। तो यहाँ पर H3PO4 ने क्या किया, ऋणात्मक उत्प्रेरक का कार्य किया। उसी प्रकार हम देखेंगे इसमें, यदि हमारे पास है दूसरा उदाहरण 2KClO3, ये यदि हम तोड़ेंगे सामान्य ताप पर तो पोटेशियम क्लोराइड बनाएगा और ऑक्सीजन गैस को बना लेगा। लेकिन इसी में यदि हम H3PO4 मिला दें तो इसके विघटन, तो पोटेशियम क्लोरेट के विघटन की दर कम हो जाती है। क्या होगा, जब हम ये H3PO4 मिलाएंगे तो पोटेशियम क्लोरेट के विघटन की दर कम हो जाएगी या घट जाएगी। तो ये यहाँ पर क्या किया, ऋणात्मक उत्प्रेरक का कार्य किया। उसी प्रकार एक दो उदाहरण हम और देखते हैं। जैसे 2Na2SO3 सोडियम सल्फाइड, इसका क्या नाम है, सोडियम सल्फाइड। अब इसे हम क्या करते हैं, इसका ऑक्सीकरण कराएंगे, ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराएंगे और यहाँ पर ये जो बनता है 2Na2SO4 बनता है। देखिए जब हम सोडियम सल्फाइड को ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराते हैं तो क्या बन जाता है, आपका बन जाता है हमारा सोडियम सल्फेट। ये क्या है, सोडियम सल्फेट। लेकिन इसी अपक्रिया में यदि हम क्या मिला दें, ग्लिसरॉल मिला दें तो क्या हो जाएगा, ये जो अपक्रिया हो रही है इसका वेग घट जाएगा अथवा अपक्रिया बहुत धीमी गति से होगी। अर्थात सोडियम सल्फाइड में जब हम सोडियम सल्फाइड और ऑक्सीजन को जब हम क्रिया कराते हैं तो सोडियम सल्फेट बनता है जो निश्चित चाल से हो रहा है। लेकिन इसमें हम ऋणात्मक उत्प्रेरक ग्लिसरॉल को मिला देते हैं तो अपक्रिया का वेग घट जाता है। अब अगला हम देखेंगे, हमारे पास जो उदाहरण है इसी में एक और देख लेंगे, क्लोरोफॉर्म CH4CHCl3 प्लस 3O2। ये क्या दे रहा है, ये दे रहा है आपका
4COCl2 प्लस H2O 2H2O प्लस 2Cl2। तो देखिए, जब हम क्लोरोफार्म को ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराते हैं तो क्या देता है, फास्फोनिल क्लोराइड, नहीं, इसका नाम होगा कार्बोनिल क्लोराइड, कार्बोनिल क्लोराइड। ये होगा आपका जल और ये होगा क्लोरीन गैस। ये अभिक्रिया एक नियत चाल से चल रही थी। इस अभिक्रिया में हमने क्या किया, इसी अभिक्रिया में हमने मिला दिया क्या, एल्कोहल को हमने मिला दिया। तो इस अभिक्रिया का वेग घट गया। क्या हुआ, इस अभिक्रिया का वेग घट गया। तो ये अल्कोहल ने क्या किया, अल्कोहल ने यहाँ पर ऋणात्मक उत्प्रेरक का कार्य किया। अब आगे हम समझते हैं, जो अगला उत्प्रेरक है वह है स्व उत्प्रेरक। आप कहेंगे स्व उत्प्रेरक क्या होता है। देखिए, वह उत्प्रेरक जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में बने किसी उत्पाद द्वारा अभिक्रिया की गति को बढ़ा देता है। वह उत्प्रेरक जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में बने किसी उत्पाद द्वारा अभिक्रिया का वेग बढ़ा देता है, इसे हम स्व उत्प्रेरक कहते हैं। और इस परिघटना को स्व उत्प्रेरण कहते हैं। जैसे अब हम यहाँ पे देखते हैं, RCOOR प्लस H2O, इसको हम क्रिया कराएंगे तो क्या हो जाएगा, अल्कोहल वो अंतिम उत्पाद होगा, उसके पहले कार्बोक्सिलिक अम्ल बनेगा और ROH बनेगा। तो हमने क्या देखा, यहाँ पर जल क्या किया, क्रिया किया और ऐसा उत्पाद बना दिया जो अभिक्रिया के वेग को बढ़ा दिया। तो यहाँ पे जल क्या है, स्व उत्प्रेरक का उदाहरण है। इसका हम उदाहरण ये देखा। उसके बाद इसमें हम और उदाहरण देख सकते हैं, जैसे CH3 COO C2H5 प्लस HOH, ये आपका जल है। अब इसमें हम क्या करेंगे, रिएक्शन कराएंगे तो ये बन जाएगा CH3COOH। क्या बनेगा, CH3COOH प्लस C2H5OH, ये बन जाएगा। तो समझते हैं एक बार, जब हम किसको, एथिल एसीटेट, इसका नाम क्या है, एथिल एसीटेट को जल से क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, एसिटिक अम्ल बनता है और एथिल अल्कोहल बनता है। ये स्व उत्प्रेरक का उदाहरण है। अगला हम पढ़ेंगे प्रेरित उत्प्रेरक। क्या पढ़ेंगे अगला, चौथा जो उत्प्रेरक है वह हमारे पास है, ये तीसरा उत्प्रेरक था। ये चौथा जो है प्रेरित उत्प्रेरक। आप कहेंगे प्रेरित उत्प्रेरक वह उत्प्रेरक होता है जो किसी अभिक्रिया में या प्रेरित उत्प्रेरक में एक अभिक्रिया स्वयं उत्प्रेरक का कार्य करती है। प्रेरित उत्प्रेरक में या उत्प्रेरण में एक अभिक्रिया क्या करती है, खुद ही उत्प्रेरक का कार्य करती है। इसे हम प्रेरित उत्प्रेरक कहते हैं। तो हमने इसको समझा, प्रेरित उत्प्रेरक वह उत्प्रेरक होता है जिसमें एक अभिक्रिया खुद या अपने आप उत्प्रेरक का कार्य करती है। इसे हम प्रेरित उत्प्रेरक कहते हैं और यह परिघटना प्रेरित उत्प्रेरण कहलाती है। अब हम यहाँ पर ध्यान से देखें कि इसका उदाहरण क्या है। तो देखिए, सोडियम सल्फाइड का ऑक्सीकरण वायु की उपस्थिति में हो जाता है। देखिए यहाँ पे लिखेंगे हम 2, यहाँ पे 2 नहीं होगा, Na2SO3 प्लस हाफ ऑक्सीजन। तो ये बन जाएगा हमारा Na2SO4।
Na2SO4। देखिए ये सोडियम सल्फाइड है, ये ऑक्सीजन है, तो क्या बना रहा है? सोडियम सल्फेट बना रहा है। ये सोडियम सल्फाइड है, ये ऑक्सीजन है, क्रिया करके क्या बना रहा है? यहाँ पर ये बना रहा है सोडियम सल्फेट। अब देखिए अगला हम भाग लेंगे इसमें कि सोडियम आर्सेनाइड। अगला है हमारा सोडियम आर्सेनाइड Na3ASO3 को हम किससे क्रिया करा रहे हैं? क्रिया कराएंगे हाफ ऑक्सीजन से। देखिए Na3ASO3 ये हमारे पास है, प्लस हाफ 1/2 ऑक्सीजन है, मतलब एक हाफ ऑक्सीजन है, तो यह नो रिएक्शन, मतलब यह कोई अभिक्रिया नहीं करता। नो रिएक्शन। अब आप इसे समझें, जब सोडियम आर्सेनाइड को ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराते हैं तो यह कोई अभिक्रिया नहीं करता, किंतु इन दोनों को मिलाकर यदि हम क्रिया कराएंगे तो इनका ऑक्सीकरण हो जाता है। जैसे Na3ASO3 ये हो गए, प्लस Na2SO3। तो देखिए ये पहला उत्पाद क्या है, ये अभिकारक क्या है? ये है सोडियम आर्सेनाइड, और ये क्या है? सोडियम सल्फाइड। अब हम इसे आधा ऑक्सीजन यहाँ पे था, मतलब 1/2 का मतलब यही है कि आधा ऑक्सीजन यहाँ पे था, एक ऑक्सीजन मान लेते हैं, और यहाँ पे एक ऑक्सीजन, तो कितना हो गए? 2 हो गए। अब हम इसको क्रिया कराएंगे तो देखिए होता क्या है, बन जाएगा Na3ASO4 प्लस Na2SO4 बन गया। तो ये क्या बना है? सोडियम आर्सेनेट, और ये क्या है? सोडियम सल्फेट। ये हमारे पास उत्पाद बने। तो यही अभिक्रिया क्या कहलाती है? यही अभिक्रिया प्रेरित उत्प्रेरक का उदाहरण है। इसका नाम फिर से ध्यान देखते हैं, से सुनते हैं। ये है सोडियम आर्सेनेट, ये है सोडियम सल्फाइड। ऑक्सीजन से हम क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है? सोडियम, यहाँ पे इसका नाम होगा सोडियम आर्सेनेट, और सोडियम सल्फेट बनता है। यह उदाहरण प्रेरित उत्प्रेरक का उदाहरण है। तो हमने इसको देखा। अगला हम देखेंगे उत्प्रेरक वर्धक। क्या देखेंगे? उत्प्रेरक वर्धक। अब प्रश्न उठता है कि ये क्या है? आप कहेंगे उत्प्रेरक वर्धक ऐसे पदार्थ होते हैं जो उत्प्रेरक का कार्य नहीं करते। उत्प्रेरक वर्धक ऐसे पदार्थ होते हैं जो स्वयं उत्प्रेरक का कार्य नहीं करते हैं, किंतु उनकी उपस्थिति में अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। उन्हें हम क्या कहते हैं? उत्प्रेरक वर्धक कहते हैं। तो देखिए उत्प्रेरक वर्धक ऐसे पदार्थ होते हैं जो उत्प्रेरक का कार्य नहीं करते हैं, किंतु वे उत्प्रेरक की सक्रियता को बढ़ा देते हैं, अर्थात उनकी उपस्थिति में उत्प्रेरक की सक्रियता बढ़ जाती है, उत्प्रेरक वर्धक कहलाते हैं। जैसे अब यहाँ पे हमारे पास है N2+3H2, ये बना लेगा आपका अमोनिया 2NH3, ये बना लिया। यहाँ पे Fe है। Fe क्या है? एक कैटालिसिस अर्थात उत्प्रेरक है। अब यहाँ पर हमने क्या किया? यमो को मिला दिया। तो देखिए Fe क्या है? उत्प्रेरक है जो अभिक्रिया की गति को बढ़ा रहा था, लेकिन हमने यमो को मिला दिया। तो यमो ने क्या किया? मोलिब्डेनम ने क्या किया? मोलिब्डेनम ने अभिक्रिया के जो अपक्रिया में जो उत्प्रेरक था उसके वेग को मोलिब्डेनम ने Fe के वेग को और बढ़ा दिया। तो आप कहेंगे कि उत्प्रेरक वर्धक ऐसे पदार्थ होते हैं जो उत्प्रेरक की सक्रियता को और अधिक बढ़ा देते हैं। तो आपने क्या देखा कि जब नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस को आपस में हम क्रिया करा करके अमोनिया बना रहे थे तो इसमें उत्प्रेरक कौन था? Fe था, अर्थात आयरन था। हमने इसमें यमो को मिला दिया, यमो मतलब मोलिब्डेनम को मिला दिया, तो Fe की सक्रियता और अधिक बढ़ गई। तो इसे क्या हुआ? Fe सक्रियता बढ़ गई और उत्प्रेरक आपस तेजी से क्रिया करने लगा। तो
तो इसे हम उत्प्रेरक वर्धक या उत्प्रेरक प्रोत्साहक कहते हैं। अब इसमें हम और उदाहरण देखेंगे, जैसे हमारे पास है CO प्लस H2O, CO प्लस H2O। ये क्या करेगा, ये रिएक्शन करेंगे किसके साथ, Fe2O3 से क्रिया करेंगे, मतलब रिएक्शन करेंगे, और वर्धक क्या होगा, Cr2O3 होगा, Cr2O3 होगा। ये वर्धक का कार्य करेगा। देखिए ये यहाँ पे वर्धक का कार्य किया, ये क्या करेगा, वर्धक का कार्य करेगा, और जो प्रोडक्ट बनेगा हमारा वो CO2 बनेगा, और CO2 बनेगा प्लस हाइड्रोजन गैस बनेगी। क्या बनेगा, CO2 और हाइड्रोजन गैस बनेगी। तो यहाँ पे देखिए, जब हम कार्बन मोनोऑक्साइड को जल से क्रिया कराते हैं Fe2O3 की उपस्थिति में, तो क्या होता है, CO2 और हाइड्रोजन गैस बनने लगता है। लेकिन जब इसी में हम Cr2O3 को मिला देते हैं तो यह उत्प्रेरक की सक्रियता को, अर्थात इसकी सक्रियता को और अधिक बढ़ा देता है। तो इससे हम उत्प्रेरक वर्धक कहते हैं। एक उदाहरण से और हम इसे समझते हैं। जैसे यहाँ पर हमने देखा CO प्लस 2H2 ZnO प्लस Cu, ये क्या है, ये हैं आपके उत्प्रेरक। जब हम क्रिया कराते हैं तो ये बनता है CH3OH। क्या बनता है, CH3OH। तो देखिए, जब हम कार्बन मोनोऑक्साइड को हाइड्रोजन से क्रिया कराते हैं जिंक ऑक्साइड और कॉपर ऑक्साइड की उपस्थिति में, तो क्या बनता है, मिथेनॉल बनता है। इसी में यदि हम क्या मिला दें, क्या मिला दें इसमें, Cr2O3 को मिला दें, तो ये उत्प्रेरक वर्धक का कार्य करता है। क्या करता है, उत्प्रेरक वर्धक का कार्य करता है। जब ये उत्प्रेरक वर्धक का कार्य करता है तो ये इन दोनों की सक्रियता को और एक्टिव कर देगा और अधिक बढ़ा देगा, तो यह क्रिया और जल्दी से होने लगेगी। तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहेंगे उत्प्रेरक वर्धक। और यहाँ पे हमने उत्प्रेरक वर्धक को विस्तार से समझा। अब हम अगले भाग में समझेंगे उत्प्रेरक वर्धक के और भाग। एक उदाहरण द्वारा इसे हम और समझ लेते हैं ताकि यह हमें क्लियरली समझ में आ जाए। देखिए यहाँ पर वनस्पति तेल है। क्या है, वनस्पति तेल। इसका हमने हाइड्रोजनीकरण करा दिया। अब क्या होगा, यह प्रक्रम निकिल की उपस्थिति में होता है। निकिल क्या है, उत्प्रेरक है। निकिल क्या है, उत्प्रेरक है। तो ये बना लेता है वनस्पति घी। क्या बनाएगा, वनस्पति घी। लेकिन यदि हम यहीं पे कॉपर लगा दें, कॉपर को मिला दें, इस प्रक्रिया में हम कॉपर को मिला दें, तो कॉपर क्या करेगा, वर्धक का कार्य करता है। तो फिर ध्यान से सुनिए, वनस्पति तेल को हाइड्रोजन के साथ हमने क्रिया कराया निकिल की उपस्थिति में। यहाँ पर निकिल उत्प्रेरक का कार्य कर रहा था। जब हमने क्रिया करा दिया तो क्या बना, वनस्पति घी बना। लेकिन इसी अभिक्रिया में हमने क्या मिला दिया, कॉपर को मिला दिया, तो अभिक्रिया का वेग और अधिक बढ़ गया। अभिक्रिया का वेग और अधिक बढ़ गया। तो अभिक्रिया का वेग बढ़ गया, कॉपर ने निकिल के वेग को बढ़ा दिया। अब यहाँ पे कॉपर क्या हुआ, उत्प्रेरक वर्धक हुआ। तो आज यहीं तक। अगले भाग में हम इसके आगे पढ़ेंगे उत्प्रेरक विष क्या है, चयनात्मक उत्प्रेरण, और पढ़ेंगे हम साथ ही साथ जिगलर नाटा उत्प्रेरक आदि का अध्ययन करेंगे। तो आज यहीं तक। पढ़ते रहिए। जो न समझ में आए कमेंट बॉक्स में आप लिखिए। धन्यवाद।